हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के जर्नल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऐड ऑन किया गया है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 men and 8 women कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 10 days while 5 men and 15 women कैन डू इट इन 8 days. देन हाउ many days will 17 men and 16 women टेक टू फिनिश द वर्क. टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर इसके बिल्कुल ही बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके चैप्टर की जो प्लेलिस्ट में है आप जाके इस चैप्टर के बारे में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे ट्रिक के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। अगर आपको बेसिक नहीं भी आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ MDH डिवाइडेड बाई W. इसका क्या मीनिंग होता है? M मीन्स नंबर ऑफ मैन, D मीन्स नंबर ऑफ डेज, H मीन्स आवर्स एंड W मीन्स वर्क. मीन्स किसी काम को करने में कितने मैन लग रहे हैं, कितने डेज़ में कर रहे हैं, कितने आवर्स में कर रहे हैं, ये उस टाइप का फॉर्मूला है. अगर हम सेम वर्क की बात करते हैं तो इज इक्वल टू में लिख लेते हैं. जैसे ये वन आप कर सकते हैं. यहाँ सेम वर्क की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मैन हो सकता है चेंज हो जाए, नंबर ऑफ डेज हो सकता है चेंज हो जाए, नंबर ऑफ आवर्स हो सकता है चेंज हो जाए, और वो वर्क क्या रहेगा, वही वाला सेम वर्क की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं. हो सकता है आपको एक और ग्रुप गिवन हो तो ऐसे आप 3, 4, 5 करके लिख सकते हैं. जितने भी ग्रुप्स गिवन होंगे अगर सेम वर्क की बात करें तो आप उसको इज इक्वल टू में लिख के रख सकते हैं. तो यहाँ पर भी हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में 6 मैन और 8 वुमेन काम करते हैं किसी वर्क को, ठीक है, 10 डेज में. अब सेम वर्क को ही 5 मैन और 15 वुमेन कर रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो हमें मैन दे रखे हैं यानी कि नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, कंडीशन क्या है, 6 मैन प्लस 8 वीमेन. कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में. आवर्स गिवन नहीं है तो एज इट इज़ सेम वर्क की बात करें, बार बार W नहीं लिखेंगे बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाता है. सेकेंड ग्रुप में हमें कैसे पेयरिंग बना के दे रखी है, दैट इज़ 5 मैन प्लस 15 वीमेन. और ये ग्रुप जो है ये कितने डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, ये 8 डेज़ में सेम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. अब हमें आगे जाके बताना है कि 17 मैन और 16 वुमेन कितने डेज़ में करेंगे. पहले से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से 2 × 5 एंड हेयर 4, ये सॉल्व हो गया. मल्टीप्लाई करवा लेंगे. 6 × 5 इज़ 30M प्लस 8 5 द 40M, 8 × 5 40 W सॉरी इज इक्वल टू 20M प्लस 15 × 4 दैट इज 60W, ठीक है. ये 40 उधर चला जाएगा तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 20W. ये इधर आ गया तो इधर क्या बन गया 10M. 0 से 0 कैंसिल आउट तो आप बोल सकते हैं M/W विच इज़ इक्वल टू 2/1, और यू कैन से M इज इक्वल टू 2W. मीन्स जो M है 1 मैन है वो किसके इक्वल है, 2 वीमेन के इक्वल है. ये आपको कंडीशन मिल चुकी है, रिलेशन पता लग चुका है मैन और वीमेन का. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था 17 मैन प्लस 16 वीमेन का. तो अब यहाँ पे उनको सेपरेटली ना करके ये वाला रिलेशन यहाँ यूज़ कर लेंगे तो हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे. 1 मैन किसके इक्वल है, 2 वीमेन की. तो 17 मैन किसके इक्वल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वीमेन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 वीमेन प्लस 6 वीमेन विच इज़ इक्वल टू 40 वीमेन. बताओ क्लियर हुआ या नहीं. 1 मैन 2 वीमेन के इक्वल है तो 17 मैन 17 × 2 34 वीमेन के इक्वल हो जाएगा. अब हमें तो इसके डेज पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं 40 वीमेन कितने डेज में करें, D डेज में. सेम वर्क की बात कर रहे हैं. अब इसके इज इक्वल टू में कौन सी कंडीशन रखेंगे, या फर्स्ट रख लीजिए या सेकंड रख लीजिए, आपकी चॉइस है. बट वहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जैसे यहाँ पे मैन और वीमेन को एक ही अपनी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करा वीमेन को, वहाँ भी आपको करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे x है, राइट हैंड साइड पे x होगा तभी तो कैंसिल आउट होंगे ना. लेफ्ट हैंड साइड पे x है, राइट हैंड साइड पे y है तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे, पॉसिबल नहीं होगा. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को उठा लीजिए और सॉल्व कीजिए. तो हम यहाँ से उठा लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, 6 मैन प्लस 8 वीमेन इंटू 10, यही था. अगर 6 मैन की बात करें तो कितने वीमेन हो जाएंगे, 12 प्लस 8 विल बी 20 वीमेन. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 20 वीमेन उस वर्क को कितने डेज में कर रहे थे, 10 डेज में. अब हमें बताना है 40 वुमेन कितने डेज में करेंगे. तो देखो हाफ ही हो जाएगा तो साफ दिखाई दे रहा है. अगर 20 10 डेज में कर रहे हैं उसका डबल कर दिया तो यहाँ पे 5 आएगा. नहीं क्लियर हो रहा है तो इसे कट आउट कर लीजिए. यहाँ पे आ गया 2, ये 2 नीचे चला जाएगा तो डेज आपके पास आ गए 5 डेज. तो आपका आंसर आ चुका है 5 डेज. देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया, बट बिल्कुल भी लेंथी नहीं है. ये इस क्वेश्चन को करने का ही स्मार्ट वे है. जब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आप इसको करने बैठेंगे तो कन्फर्मली कुछ सेकंड्स में ही आपका ये आंसर आ जाएगा. कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, बस मैन और वीमेन का यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए कि कितने मैन में कितने वीमेन है या कितने वीमेन में कितने मैन के इक्वल है वो.
ऐसे आ जाने के बाद फिर आपने क्वेश्चन को और दोनों में से किसी एक की वैल्यू को सेम मैन में या सेम वीमेन में इस तरीके से कन्वर्ट करके आप वहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Question is, a trade sells calculators for 1008 each after giving 16% discount on the mark price. If he doesn't give discount, then he earns a profit of 25% on the cost price. Then what will be the cost price? देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1008 सेल्स कैलकुलेटर फॉर, मतलब दोनों को 1008 में बेच रहा है। कब? 16% डिस्काउंट करने के बाद मार्क प्राइस पे, और हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही होता है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा कोस्ट प्राइस के ऊपर, दैट इज़ 25%। अब हमें यहाँ पे कोस्ट प्राइस निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के साथ ही सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस की जब बात हो रही होती है तो उसको 100% के इक्वल रखते हैं, और जब कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट की बात हो रही होती है तो कोस्ट प्राइस को 100% के इक्वल रखते हैं। इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं आपको दोनों वे से दोनों चीज़ें ही बताऊंगी, दोनों ही इसमें करनी है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करें, मार्क प्राइस के साथ वर्क करते हैं। मार्क प्राइस 100% है और डिस्काउंट आपको कितना परसेंट दे रखा है यहाँ पे, दैट इज़ 16%। अगर डिस्काउंट 16% है, ये टोटल 100 है, तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस आपके पास कितना परसेंट आ गया यहाँ पे, 84% आ गया। ये तो परसेंटेज में वैल्यू आ गई 84%, बट न्यूमेरिकली आपके पास वैल्यू कितनी गिवन है, 1008। ठीक है, ईच की बात करा था 1008। तो यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। बट मार्क प्राइस किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँगी, दैट इज़ 1008 बाई 84 इंटू 100। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 4 की टेबल पे कट करके देखते हैं। 4 इंटू 2 एंड 1 हेयर, 4 टू द 8, 4 5 द 20, 4 टू द 8। अब किस पे जा रहा है, ये 7 पे जाएगा, सीधा 21, यस 7 सीधा 21, 7 21, 7 6 42, 1 एंड 2। तो आपके पास ये आ गया 1200 रुपीज़। मीन्स आपके पास जो मार्क प्राइस की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है रुपीज़ 1200। क्लियर। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, अब वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है। जब डिस्काउंट नहीं देगा तो जितना मार्क प्राइस है उतने पे ही सेल करेगा। तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ गया, 1200 रुपीज़। जो मार्क प्राइस है वही क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। रीज़न क्या है सेलिंग प्राइस बनने का, बिकॉज वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है। फिर आगे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट कितना कर रहा है, 25%। अब इस चीज़ को भी समझिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और प्रॉफिट 25% है, दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाता है, 125%। डिस्काउंट में माइनस होता है, लॉस में भी माइनस होता है, प्रॉफिट में ऐड ऑन हो जाता है। कितना हो गया, 125%। अब ये तो परसेंटेज की वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल। दैट मीन्स 125% की वैल्यू आ गई 1200। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू। तो कैसे लिख सकते हैं, 1200 बाई 125 इंटू 100। 25 4 एंड हेयर 5 5 1 एंड 2 4 0। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू 4, 4 4 16, 960। तो आपके पास यहाँ जो कॉस्ट प्राइस आ चुका है दैट इज़ 960 रुपीज़। क्लियर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे परसेंटेज के साथ शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप रेशियो मेथड से भी फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी ईजी है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बट ये ज़्यादा ईजी था, 16%, 84%, यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी हो रही थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Question is, let x be the least number when divided by 30, 36, 40 and 54 leaves a remainder of 4 in each case and x is divisible by 23. What is the sum of the digits of x? देखो इस क्वेश्चन को हाफ पार्ट तो हमने एलसीएम वाले चैप्टर में करा था, जो नेक्स्ट हाफ पार्ट दे रखा है वो थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करके दिया हुआ है कंडीशन में। तो उस चीज़ को समझेंगे कि क्या कंडीशन है, कैसे होगा। अगर एक बार ही समझ आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, मैंने आपको समझाया था एलसीएम वाले चैप्टर में, जो भी हमारे पास ये नंबर दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ क्या दे रखा है 30, 36, 40 एंड 54। ये नंबर क्या करते हैं, इनके एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, 0 दे रहे होते हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कोई नंबर है वो उसको डिवाइड कर रहा है और वहाँ पे वो जो रिमाइंडर है वो कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। लीव्स अ रिमाइंडर 4। यहाँ 4 दे रहा है, दैट मीन्स इस एलसीएम में
4 नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ 4 नंबर बच रहा होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ 27, इस 27 को मैं अगर 5 से डिवाइड करती हूँ, 5 × 5 विल बी 25 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 रिमाइंडर क्यों बच रहा है, क्योंकि ये 27 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है। दैट मीन्स 27 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो 25 आएगा, वो 25 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ये 2 जब वो एक्स्ट्रा ले लेता है तब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है। तो सेम ऐसे ये एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन रिमाइंडर 4 बच रहा है। दैट मीन्स एलसीएम जो है 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके बैठा है, तभी डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही क्या है, हमारे पास एक लीस्ट नंबर है। यही लीस्ट नंबर क्या है, एक्स। इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, एलसीएम प्लस 4 के इक्वल। बोले यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, कन्फर्मली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो वो लीस्ट नंबर कौन सा है जो इनसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 दे रहा है, दैट इज एक्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है एलसीएम है क्या, तो पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने की भी ट्रिक आपको समझाएंगे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व होगा। नंबर कौन कौन से हमारे पास, 30, 36, 40 एंड 54 बिगेस्ट नंबर है, उसके पेयर बना के लिख लेते हैं। 7 8 द 54 ही है ना, ये 6 9 द 54 ले लेते हैं। 6 × 9 54, तो हमने नंबर लिया 6 × 9। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 5 40, तो यानी 5 तो नहीं आ रहा, 5 लिख सकते हैं। और इसको पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 × 4, तो 2 तो कट हो रहा है यहाँ पे, बट 4 कट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स 4 भी लिखना पड़ेगा। ये 2 तो हो गए सॉल्व। उसके बाद बात करते हैं 30 की, तो 6 5 30 है, 36, 4 × 9 36, ये भी है, तो इन्हें लिखने की नीड नहीं है, तो ये भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आएगा इसे मल्टीप्लाई करने पर दैट विल बी 1080। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1080 प्लस 4। यहाँ तक तो क्वेश्चन वहाँ तक बात जाती है जब वो बोल रहा है कि वो लिस्ट नंबर बताओ, तो लिस्ट नंबर क्या आ जाता है, 1084, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है, वो कह रहा है x इज डिविजिबल बाय, जो x है ना वो डिविजिबल होना चाहिए 23 से। तो क्या 1084 इससे डिवाइड हो रहा है, x 23 से हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। ये जो चीज़ है ये क्या होनी चाहिए, 23 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 1080 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, फिर उसमें उसका मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स फिर 4 उसमें ऐड ऑन करवाएंगे, तो वो जो कंप्लीट है वो डिवाइड हो जाए किससे, 23 से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस साइड से ऑप्शंस में तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को पुट करके 1 2 3 4 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे 1 रखने पर 1080 प्लस इंटू 1 प्लस 4 करने पर क्या वो 23 से डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, 4 ऐड ऑन करवाइए, चेक कीजिए क्या वो 23 से डिवाइड हो रहा है। अब 23 है, यहाँ पे कोई डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो नहीं कर सकता, तो आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो एट लास्ट यहाँ पे जो नंबर सेट होगा दैट विल बी 1080 इंटू 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 4320 प्लस 4 इज इक्वल टू 4324। तो ये वाला जो नंबर है वो 23 से क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। बट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एक्स। ये क्या आ गया आपके पास, एक्स आ गया, इनके डिजिट्स का सम बताइए। 4 और 3 7, 4 2 6, तो आपके पास ये कितना आ गया, 13। तो दैट मीन्स 13 क्या आ चुका है आपका आंसर। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एक्स विच इज़ डिविजिबल बाय द 23 इज 13। क्लियर, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल मैंने आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बताया था। उसके बाद उसने एक कंडीशन दे रखी है कि 23 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसीलिए आपको यहाँ पे उसके मल्टीपल्स को, एलसीएम के मल्टीपल्स को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। याद रखिए, पहले प्लस करवा के फिर 23 से आपको चेकआउट नहीं करना है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आपको एलसीएम के मल्टीपल्स फाइंड आउट करके देन उस पर 4 ऐड ऑन करवा के चेकआउट करना है कि वो 23 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ इसी टाइप का, उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा। तो देखिए होमवर्क क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए 11 21 24 28 नंबर्स दे रखे हैं। ओके, वो लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो इन सब से क्या होता हो, डिविजिबल पहले बताना है, और फिर जो हो रहा है वो 37 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 21 11 24 एंड 28 leaves the remainder 10 and then x is divisible by 37. What is the sum of the digits of the x? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। Question is, in finding HCF of two numbers by division method, the last divisor is 64
एंड द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगनिंग आर 2, 7 and 2. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज. देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, तभी आपको एक क्लियर होगा. आपको इससे पहले एक मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला जो हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं वो क्या था, विच इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. यही करते थे. अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपने टू नंबर्स को डिवीज़न मेथड से कर रहे हो. जो लास्ट डिवाइज़र है वो 64 है और रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टार्टिंग से. अब क्वेश्चन टोटल 3 है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फिर रिमाइंडर आता है. एक क्वेश्चन यहाँ आया, एक क्वेश्चन इधर आया, इधर रिमाइंडर आएगा, देन ऐसे 3 क्वेश्चन बन गए. फर्स्ट स्टार्टिंग से कैसे कह रहा है क्वेश्चन 2, 7, 2 कह रहा है. फर्स्ट कंडीशन हो गई. आगे आपको क्या कह रहा है, द लास्ट डिवाइजर इज 64. ये लास्ट डिवाइजर के आपके पास 64 है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है. हमें सम ऑफ द टू नंबर्स बताने, दैट मीन्स हमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बताना है. ओके, ये दोनों नंबर बताने हैं. अब कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा. इस वाले कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करो. अगर ये लास्ट वाला हमारे पास HCF है, दैट मीन्स यहाँ रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा. अब यहाँ वैल्यू पुट करो. इस डिविडेंड को हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ ABCD पुट कर लेते हैं. A इधर, B, ये B यहाँ पे सेम आता है, C लिख लेते हैं, सॉरी. चलो ये A यहाँ पे आ गया, ये वाला इधर आएगा और ये C इधर आएगा. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये वाला C फाइंड आउट करना है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवाएंगे. 64 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, ये किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी 128. क्लियर हो गया. ये C किसके इक्वल आ गया, 128 के इक्वल. तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, 128, और इधर भी क्या वैल्यू आ गई, 128. अब आपको ये निकालना है. अब ये जो है ना, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका रिमाइंडर बन जाएगा. अब यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो A की वैल्यू कैसे आएगी, 128 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर विच इज़ इक्वल टू 64. 128 इंटू 7 प्लस 64 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 960. 960 क्या आया, दैट मीन्स ये 960. अब ये 960 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा. ये आ गया 960 इधर, बिकॉज ये इधर से इधर ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं. अब यहाँ से B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, B विल बी अगेन, B इज द डिविडेंड, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, दैट इज 960 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर. वट विल बी द रिमाइंडर फॉर द फर्स्ट, दैट इज 128. इसे सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 2048. दैट मीन्स B की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2048. क्लियर. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द सम ऑफ द टू नंबर्स, A और B का एडिशन बताना है. तो A प्लस B मीन्स 960 प्लस 2048. तो आपके पास इनको ऐड ऑन करने पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 3000. तो ये क्या हो गया हमारा आंसर. मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, D. ऑप्शन नंबर D विल बी आर करेक्ट आंसर. ओके. अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है और अगर आपको नहीं पता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में ये सारी चीज़ें कैसे कैरी फॉरवर्ड होती हैं, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट डिवीज़न में कैसे चली जाती है, तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला है. तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि LCM और HCF के लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड बनाते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं. जो फर्स्ट केस का जो रिमाइंडर होता है वो सेकंड के लिए डिवाइज़र का वर्क करता है, और जो फर्स्ट केस में डिविज़र होता है वो सेकंड के लिए डिविडेंड का वर्क करता है. फिर सेम ऐसे ही सेकंड केस में जो रिमाइंडर आता है वो थर्ड केस के लिए डिवाइज़र का वर्क करता है, और जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में डिविज़र होता है वो थर्ड केस के लिए डिविडेंड हो जाता है. मतलब फर्स्ट का डिविज़र आगे जाके डिविडेंड हो जाता है, फर्स्ट का रिमाइंडर आगे जाके डिविज़र हो जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से आपको वर्क करना है. और लास्ट में जाके आपको ये भी पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है. लास्ट में अगर HCF आपका 64 आ रहा है, जिस केस में भी आपका HCF 64 आएगा, दैट मीन्स वहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. ओके. बहुत बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. नाउ कम टू द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन. Question is, in how much time will 1500 earn a simple interest of rupees 450 at the rate of 6% per annum? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड के फॉर्मूले से कर लीजिए, वहाँ भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा. बट मेरे को यहाँ पे आपको परसेंटेज कंसेप्ट समझाना है, जो हमने चैप्टर डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, यहाँ दोबारा बताना चाहती हूँ. जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में किया था कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, उसको 100% बोलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था. सेम यहाँ भी हम प्रिंसिपल को 100% बोलते हैं. तो प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100% होता है. ओके. और जो इंटरेस्ट होता है वो जैसे वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज की वैल्यू चलती है, वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू चलती है.
प्लस यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन हो रही है, दैट इज़ टाइम। टाइम को क्या करते हैं, इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होती है, कैसे दी होती है, ऐसे 5% पर एनम लिखी होती है। अगर आपको टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स दे रखा है, 3 ईयर्स, तो यहाँ के लिए, इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, 5 × 3 विल बी 15%। बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे टाइम दिया होता है, उस टाइम को आपको क्या करना पड़ता है, परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, तो आपके पास ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ भी आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल 1500 एम, तो दैट मीन्स 100% की जो वैल्यू आपको दे रखी है विच इज़ इक्वल टू ₹1500। 100% की वैल्यू क्या दे रखी है, 1500। अब यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है दैट इज़ 6%। अब टाइम नहीं दे रखा तो मैं क्या बोल सकती हूँ, x6 या 6x% बोल सकती हूँ, मल्टीप्लाई करवाने पर यही आएगा। अब ये जो आपके पास परसेंटेज की वैल्यू होती है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये इंटरेस्ट के इक्वल होता है, और इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा होता है, 450। और जब आप इन दोनों का टोटल करवा देते हैं ना, मीन्स 100 + 15 115, वो टोटल किसके इक्वल हो जाता है, अमाउंट के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ 450 तो इंटरेस्ट ही दे रखा था, तो आपको इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, 450। बस अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। x6% की वैल्यू हमें क्या करनी है, ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 1500 बाय 100 करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। सेम यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दैट विल बी 450/6x या x6%। ठीक है, ऐसे लिख लिया, कैलकुलेट कर लो। 15 × 1, 15 × 3 = 45, 0, 6 × 1, 6 × 5 = 30, x उधर चला गया, तो दैट मीन्स x की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, 5% से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास जो x की यानी कि जो टाइम है वो कितना आ चुका है यहाँ पे, 5 ईयर्स। ओके, अगर ऐसे नहीं करना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको फील हो रहा है, तो अपना सिंपल पीआरटी वाले मेथड से करो, और वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन कन्फर्मली बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, p क्या गिवन है 1500, r क्या गिवन है 6%, टाइम गिवन नहीं है तो x लिख दिया, बाय में 100% इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज गिवन 450, कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 गई, कुछ गड़बड़ करिए क्या, नो, सब ठीक है। 15 × 1 एंड 3, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 6 को कट करोगे 5, अगेन x क्या आ गया आपके पास, 5 ईयर्स। तो आंसर आ चुका है। ट्रेडिशनल मेथड से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, बट आपको बस ट्रिक समझानी थी, वो चीज़ समझा दी है कि प्रिंसिपल 100% होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज की वैल्यू हम लिखते हैं, अगर टाइम आपको कुछ दे रखा है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 20% हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आती है, और अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को एड ऑन करके लिखते हो 120%, तो ये अमाउंट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, बस यही मेन कंसेप्ट है जो समझना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है 0.251 मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं। ओके, प्लस ऑलरेडी गिवन है 1.749, इसे क्यूब लिख सकते हैं। अब ऊपर आइडेंटिटी आपकी बन सकती है a³ + b³, तो मैं पहले इसी को न्यूमरेटर को ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है हमारे पास a + b इंटू a² दैट मीन्स 0.251 होल स्क्वायर प्लस b² दैट मीन्स 1.749 होल स्क्वायर माइनस ab 0.251 इंटू 1.749। अब देखो न्यूमरेटर में भी आपको कुछ ऐसा गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है, दैट इज़ 0.251 होल स्क्वायर प्लस 1.749 होल स्क्वायर माइनस 0.251 इंटू 1.749, तो इससे ही कैंसिल आउट हो गया। तो बस यही बचा है, तो इसे ऐड ऑन करवा लीजिएगा, ऐड ऑन करवा के जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों को 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 7 8 9 1 10 2, तो यहाँ से आंसर आ चुका है हमारा 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसा ही कुछ देखने को आपको मिलता है, कॉम्प्लिकेटेड से नंबर है, इनका क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगने ही वाली है। बस अपने माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको वो आइडेंटिटी मिल ही जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन।
Question is the average of consecutive positive integers a, b, c, d and e is 11. The average of a, b, b, c, c, d and d e and e, a is. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को. देखो एक क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स कंजिक्यूटिव होते हैं, तो लगातार होते हैं. तो कैसे होते हैं मैं समझाना चाहती हूँ, पहले को समझिए. 5, 6, 7, 8, 9 अगर मैं इस तरीके से ले रही हूँ, फर्स्ट वाला नंबर 5 है तो सेकंड वाले को मैं लिख सकती हूँ 5 + 1. नेक्स्ट को क्या लिख सकती हूँ 5 + 2. नेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं 5 + 3 और नेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं 5 + 4. मीन्स फर्स्ट नंबर एज इट इज़, देन 1, 2, 3, 4 ऐड ऑन होता जाता है. तो यहाँ भी जब मेरे को ये कंजिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है, कितने कंजिक्यूटिव नंबर लेने के लिए कह रहा है, मुझे 5 नंबर्स लेने के लिए कह रहा है. तो फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड विल बी a + 1, थर्ड विल बी a + 2, नेक्स्ट a + 3, नेक्स्ट a + 4. 4 नंबर्स हो गए डिवाइडेड बाय 5 और एवरेज क्या दे रखा है इसका 11. अब मैं ये नहीं करूँगी इसको 5a + this करके, नहीं, माइंड में कीजिए कितने टोटल 5 है, 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट, सिर्फ a बचेगा प्लस 4, 3, 7, 2, 9 एंड 1 10. 10/5 आएगा, दैट मीन्स 2 बचेगा इज इक्वल टू 11. दैट मीन्स a क्या आ गया 9. तो नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके, नंबर्स लिख लीजिए. नंबर आएंगे 9, 10, 11, 12 एंड 13. अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को फिर बोला गया था कि एवरेज फाइंड आउट करो ए बी, बी सी, सी डी, डी और ई ए का. दैट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, देन फिफ्थ को फर्स्ट से. तो मल्टीप्लाई करवाइए. 9 × 10 विल बी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 90. 11 × 10 विल बी 110 प्लस 11 × 12 प्लस 132. 12 × 13 विल बी 156 प्लस 13 × 9 इज़ 170 डिवाइडेड बाय 5. एड ऑन करवा के जब आप इसका यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो एवरेज आ जाएगा दैट विल बी 121. दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 121. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. क्वेश्चन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. अ सॉलिड स्फीयर हैज़ रेडियस 10 cm. इफ इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, 10% material is wasted in this process. The cube is melted to form a hemisphere, again 10% material is wasted. Then hemisphere is melted to form 8 spheres of the equal radius, again 10% material is also wasted in this process. What is the radius of each new sphere? देखो पहले एक स्फीयर था 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस थी, उसको मेल्ट करके क्यूब बनाया गया. जब भी मेल्टिंग वाली बात आ जाए जैसे मेंजरेशन में, बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहाँ वॉल्यूम लगेगा. उसको मेल्ट किया, फिर उसको 10% वेस्ट हो रहा है. फिर उस क्यूब को मेल्ट करके अगेन क्या बनाया गया, हेमिस्फेयर. दोबारा 10% वेस्ट हो रहा है. फिर हेमिस्फेयर पर 10% वेस्ट होके फिर क्या बना रहा है, उसके बाद 8 स्पेयर्स बना रहा है छोटे छोटे. तो जो स्टार्टिंग है हम उसी पे बोल सकते हैं कि वहीं पर 3 बारी वेस्टेज होके लास्ट में वो क्या बन रहा है हमारे पास 8 स्मॉल क्यूब्स बन रहे हैं. बिकॉज है तो सेम ही ऑब्जेक्ट ना, सेम ऑब्जेक्ट को ही बार बार मोल्डिंग कर करके कन्वर्ट करा जा रहा है और उसमें 3 टाइम्स वेस्टेज जा रहा है. तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, बीच वाले पॉइंट को आप भूल जाइए. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक के साथ समझा रही हूँ. तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखूँगी 4/3 पाई आर क्यूब. ये हो गया फर्स्ट बिगर क्यूब का. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम लास्ट वाले के इक्वल लेके जा रहे हैं जो किसके इक्वल है 8 × 4/3 पाई आर क्यूब के. बट यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक चेंज करना है. वो चेंज क्या है उसको समझो. आपका यहाँ पे 10% 3 टाइम्स वेस्ट भी तो हो रहा था. 10% वेस्ट हो रहा था, कितने टाइम्स 3 टाइम्स. तो इसमें से वो 3 टाइम वेस्टेज भी तो निकालना पड़ेगा ना, तब जाके वो इसके इक्वल आएगा, इसका एरिया वॉल्यूम सॉरी. तो कैसे निकलेगा वो चीज़ देखिए. तो फर्स्ट आपके पास ही फर्स्ट बिगर हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. उसमें से आपको 10% निकालना है. तो हम क्या करेंगे 1 - 10/100. 10% 1 क्या है होल, दैट मीन्स ये इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो यही तो आएगा. इसका 10% निकाला. देखो समझो इसको कैसे लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब का 10%. 10% किसका, इसका 10%. इसमें से वो 10% माइनस करवाना है ना, तभी मैंने 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया. तो बचा क्या 1 - 10%. और 10% को कैसे लिखते हैं 10/100. बस इसको बाहर करके लिखा है. ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिखा. ये तो हो गया फर्स्ट टाइम का 10%. फिर ये हो गया सेकेंड टाइम का 10% जो वेस्ट हुआ है. फिर ये आ गया थर्ड टाइम का 10% इज इक्वल टू 4/8 सॉरी 8 थे ना स्मॉल 8 × 4/3 पाई आर क्यूब. स्मॉल 8 क्यूब्स स्फीयर्स हो गए.
अब क्या करते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट कर लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बिगर की रेडियस आपको गिवन थी, दैट इज़ 10 क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 10 90, 90/100 विल बी 9/10, 3 टाइम्स आ जाएगा 9/10, 9/10, 10 का क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 8r क्यूब। अब ये 8 नीचे आ गया तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और ये 9, दैट मीन्स 9/2 r आ गया, क्यूब आर क्या आ गया, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर रेडियस। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन इज Vijay runs 1:3/5 times as fast as Surya. If Vijay gives Surya a head start of 93 meter, then how far must the winning post be so that Vijay and Surya might reach it at the same time? देखो, उन दोनों की हमें स्पीड का एक रिलेशन गिवन है कि विजय जो है 1:3/5 टाइम्स ज़्यादा तेज भागता है किससे, सूर्या से, यानी कि उसकी स्पीड। इफ़ विजय गिव सूर्या अ हेड स्टार्ट ऑफ 93, अब विजय क्या है, सूर्या से 93 मीटर आगे है, तो हमें बताना है हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट, जो विनिंग पोस्ट है, विनिंग पॉइंट है, वो कितना दूर होना चाहिए कि वो दोनों माइट रीच इट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे पहुँचे। यहाँ जो सेम टाइम वाली बात बोल रहा है ना, उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, दैट इज़ 1:3/5, 1:3/5, दैट मीन्स 8/5। अब विजय की स्पीड क्या है, ज़्यादा है किससे, सूर्या से, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि स्पीड का जो रेशियो हमें गिवन है दैट इज़ 8:5। जब टाइम आपको सेम गिवन होता है तो डिस्टेंस क्या होता है, सेम रेशियो बन जाता है 8:5। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है आपको 3 यूनिट दे रखा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय कितनी आगे है, 93, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है, 93। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 31। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 31। अब हमें बताना है कि विनिंग पॉइंट से वो जो पॉइंट है कि वहाँ पे दोनों जाके सेम टाइम पे पहुँचेंगे, वो विनिंग पॉइंट कितनी दूर है। तो विजय जो है उससे 93 मीटर दूर है, तो हम यही मान लेते हैं कि ये जो विनिंग पॉइंट है और यहाँ से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सूर्या है और ये 93 मीटर के गैप में है और विजय यहाँ पहुँच चुका है, तो वो 93 मीटर के यहाँ पे गैप में है। तो ये जो यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, यही मान लेते हैं कि क्या है, ये विजय का टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 8। तो यहाँ पे 8 को 31 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 248 मीटर। तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ चुका है 248 मीटर। ओके, होप आप सबको ये 10 के 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी पॉसिबल ट्रिक के साथ हो सकता था आपको बताया गया है। और जहाँ पे ये याद रखो, हर क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करने की कोशिश मत करो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से कितना इजीली सॉल्व हो सकता था, तो उसको उसी मेथड से करने का ट्राई कीजिए। आज के 10 क्वेश्चंस डिफरेंट पेपर से लिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से लेने का ही ट्राई करा है, कोई एक आधा क्वेश्चन सेम चैप्टर से आया होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट का एडवांटेज आप उठा सकें।